हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। उसमें एक टॉपिक है। इससे पहले मैंने वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी अपने चैनल पे उसका वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो इससे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि दो टेस्टिंग हमने पढ़ी हैं, वाइट बॉक्स, और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ ब्लैक बॉक्स। तो वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स, जैसे कि मैंने वाइट बॉक्स में बताया कि हम उसके जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम वहाँ पर पूरी की पूरी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स, जैसे कि इसका नाम है ब्लैक, ब्लैक मीन्स डार्क की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम सारी जो भी टेस्टिंग हम करते हैं, हम उसमें कोड को इंक्लूड नहीं करते हैं। जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसके कोड की बात वहां पर नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरफेसेस, इनपुट्स, आउटपुट्स, इन सारी चीजों को कंसीडर वहां पर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, समझते हैं क्या होता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये एक टेस्टिंग की टेक्निक है जिसमें कि हमारे को किसी भी सॉफ्टवेयर के इंटीरियर नॉलेज की, जो इंटीरियर वर्किंग है उसकी नॉलेज की यहाँ पर हमें कोई भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हमें जरूरत होती है वो हमें उसके सिस्टम के आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। हमें सोर्स कोड की यहाँ पर कोई भी नीड नहीं होती है। जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो जो टेस्टर है, जो टेस्टिंग कर रहा है, वो किस चीज से इंटरेक्ट करेगा, जो कि सिस्टम यूजर इंटरफेस है, किस तरीके से इनपुट देगा, और उस इनपुट के लिए जो भी आउटपुट मिलेंगे उनको कंसीडर करेगा विदाउट नोइंग हाउ एंड वेयर द इनपुट्स आर वर्कड अपॉन। तो सीधी सी बात है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो भी टेस्टर है वो इनपुट्स और आउटपुट्स को फोकस करेगा। सपोज कोई भी मॉड्यूल है, इसमें इनपुट गया और आउटपुट आया, तो इस इनपुट के रिगार्डिंग क्या आउटपुट हमको मिला, क्या वही आउटपुट हमको मिला जो हमको मिलना चाहिए था, उसी तरीके से मिला जिस तरीके से मिलना चाहिए था। ये टेस्टिंग हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। अब ये इनपुट गया अंदर, किस डेटा पे इसने काम किया, किस तरीके से काम किया, क्या लॉजिक लगा, क्या एल्गोरिदम लगी, उस चीज से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कुछ भी हमें फोकस नहीं करना होता है। सिर्फ और सिर्फ इंटरफेसेस, इनपुट्स, आउटपुट्स, इन चीजों को कंसीडर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में किया जाता है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में करने के मेथड्स हैं कि कितने तरीके से हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको सारे मेथड्स यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सिंटेक्स ड्रिवन मेथड। तो सिंटेक्स ड्रिवन मेथड में क्या होता है कि इस टेस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम है उसको हम कुछ लैंग्वेज के थ्रू टेस्ट कर लें। जैसे कि अगर हम कंपाइलर्स की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कंपाइलर्स जो होते हैं किस तरीके की लैंग्वेज लेते हैं, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो हम कंपाइलर्स को उस लैंग्वेज के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, उस लैंग्वेज में कुछ टेस्ट केसेस बना लेंगे और इनपुट देकर देखेंगे कि हमें उसके रिगार्डिंग आउटपुट क्या मिलता है। तो जितनी भी ग्रामर रूल्स हैं, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में जितने भी ग्रामर रूल्स हैं, एक एक बार हम सारे ग्रामर रूल्स का इनपुट देते हैं और उसके रिगार्डिंग आउटपुट वहां पर चेक करते हैं। तो इसको बोलते हैं सिंटेक्स ड्रिवन टेस्टिंग। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में वो ये बोलता है कि जितने भी इनपुट्स हमारे पास हैं, कई बार क्या होता है कि सपोज करो कि हमारे पास 10 इनपुट्स हैं, ठीक है, और सपोज मैंने जो है जब इनपुट 1 दिया, एक इनपुट दिया 1, एक आउटपुट मिला मुझे, फिर मैंने इनपुट 2 दिया, तो जैसे इनपुट 1 था उसी तरीके का इनपुट 2 भी है, और जैसा आउटपुट मुझे इनपुट 1 से मिला वैसा ही आउटपुट मुझे इनपुट 2 से भी मिला। इसी तरीके से जब मैंने इनपुट 3 दिया तो मेरे को आउटपुट मिला, और तीनों इनपुट जो है वो सेम तरीके के हैं और तीनों के आउटपुट भी मुझे सेम तरीके के मिल रहे हैं। इसी तरीके से 4, 5, 6, 7 ये 4 इनपुट एक जैसे हैं और इनके रिगार्डिंग जो आउटपुट मिल रहे हैं वो भी एक जैसे हैं। तो मैं सभी को, कि मैं 1 को इनपुट दूं फिर आउटपुट चेक करूं, 2 को इनपुट दूं फिर आउटपुट चेक करूं, तो उससे बेटर क्या होगा कि क्या किया गया, जो एक जैसे इनपुट हैं जिनसे हमें एक जैसे से आउटपुट मिलने हैं, सिमिलर इनपुट सिमिलर आउटपुट वाले जो वैल्यूज हैं, उनको हमने पार्टीशन कर लिया। इनको हमने पार्टीशन में डिवाइड कर दिया अलग अलग। और किस बेसिस पे पार्टीशन किया,
इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे, जहां पर हमें दिखता है कि इनपुट जो है वो सेम वैल्यूज है, उनके रिगार्डिंग हमें आउटपुट भी वैसे ही मिल रहे हैं, सिमिलर आउटपुट्स हमको मिल रहे हैं, तो हमने उनको उस बेसिस पे पार्टीशन कर लिया। और फिर पार्टीशन करने के बाद अब जैसे हमने इन 3 इनपुट्स को एक बार पार्टीशन कर लिया, तो अब हम इस ग्रुप से, अब हमने ग्रुप बना लिया, अब इस ग्रुप से कोई भी एक इनपुट उठाऊं और उसको इनपुट को दूं और उसके रिगार्डिंग आउटपुट चेक कर लूं, अगर उसका आउटपुट सही आ रहा है तो इसका मतलब इस ग्रुप में जितने भी इनपुट्स हैं उनके रिगार्डिंग आउटपुट क्या आएंगे, सही आएंगे। मेरे को सारे इनपुट्स को अलग 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 टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसका आउटपुट गलत आ रहा है तो इसका मतलब बाकी के इनपुट भी, क्योंकि इसी की तरीके के वो सारे इनपुट हैं, सिमिलर हैं, तो आउटपुट भी क्या आएगा, वहां पर गलत आएगा, तो वहां पर मुझे सही करने की जरूरत है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पार्टीशन कर लेते हैं इक्वल, और फिर हर ग्रुप में से एक एक दो दो इनपुट उठाकर टेस्टिंग कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई एरर है या फिर नहीं है। इससे हमें सारे इनपुट्स को जो है टेस्ट करने की जरूरत नहीं रह जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये इसी का पोर्शन है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का ही, कि किस तरीके से हम करते हैं। तो 2 तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। 2 स्टेप होते हैं एक्चुअली में। क्या, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन करें क्या इक्विवेलेंस क्लास का। सबसे पहले तो ये जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप आपको बना के दिखाया है, तो इनको फाइंड करना, जैसे मैंने बोला कि सिमिलर इनपुट आउटपुट वाली वैल्यूज को हम एक साथ रखेंगे, तो ये आइडेंटिफाई करना कि क्या सिमिलर इनपुट है, तो वो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो भी हमारा इनपुट डोमेन है, जहां पर हमारे पास सारे इनपुट हैं, वहां पर हम 2 तरीके की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। एक होती है वैलिड वैल्यूज और एक होती है इनवैलिड वैल्यूज। मान लो कि हमने एक ग्रुप बनाया जो कि 0 से लेके 100 तक की रेंज को कवर करता है, तो जो 0 से लेके 100 तक की रेंज को कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलिड वैल्यूज बोलते हैं, और जो इसके बाहर लाई करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है। और जब हम इनपुट देंगे तो एक इनपुट तो हम 0 से लेके 100 तक के बीच में, मतलब वैलिड वैल्यू देंगे, और एक इनपुट हम इनवैलिड देकर देखेंगे। वैलिड के लिए आउटपुट हमें सही मिलना चाहिए और इनवैलिड के लिए आउटपुट हमें गलत मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इट मींस हमारा जो सिस्टम है वो सही काम कर रहा है। और इसी के बेसिस पे फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस जनरेट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वैलिड और इनवैलिड दोनों तरीके के इनपुट हम देकर देखते हैं। ठीक है। और हमें ये भी देखना होगा कि जो इनवैलिड से आउटपुट हमको मिल रहा है वो वैलिड से हमको नहीं मिलना चाहिए, जो वैलिड इनपुट देने से हमें मिल रहा है वो इनवैलिड से नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो सही काम कर रहा है हमारा सिस्टम। थर्ड मेथड हमारे पास आ जाता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स जो होती हैं, एरर्स जो आती हैं, वो बाउंड्री वैल्यूज पे आती हैं। जैसे सपोज करो मैंने 0 से लेके 100 तक की रेंज डिफाइन कर दी इनपुट डोमेन की, तो बिल्कुल जो 100th वैल्यू होगी या फिर 0th वैल्यू होगी, यहाँ पर एरर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप जब इनपुट टेस्ट कर रहे हो तो बीच की कोई वैल्यू तो दोगे ही दोगे, उसके साथ साथ आपको बाउंड्री के वैल्यू जरूर एनालिसिस करने हैं। बाउंड्री वैल्यूज क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 100, तो मतलब आपको इनपुट 0 भी देना है और आपको 100 भी। ये 2 वैल्यूज तो आपको जरूर से जरूर चेक करनी है। अगर हमारे पास वैलिड रेंज 10 से लेके 100 तक है तो हम 10 के लिए भी टेस्ट करेंगे और हम 100 के लिए भी टेस्ट करेंगे, अपार्ट फ्रॉम वैलिड और इनवैलिड इनपुट। जो हम वैलिड इनवैलिड अलग बीच रेंज में जो हम दे रहे हैं वो तो हम दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमें बाउंड्री वैल्यूज को भी एनालिसिस करना है। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास आता है कॉज इफेक्ट ग्राफ। कॉज इफेक्ट ग्राफ हमें क्या कहता है कि इसमें हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं किस किस के बीच में, जो भी इनपुट्स हैं और जो भी आउटपुट्स हैं। अब देखो, जो इनपुट्स होते हैं उनको हम कॉजेस बोलते हैं और जो आउटपुट्स होते हैं उनको हम इफेक्ट बोलते हैं। कोई भी कॉज क्रिएट हुआ और उसकी वजह से कोई इफेक्ट हुआ, जब कोई कारण होता है उस कारण की वजह से ही कोई भी चीज हैपन होती है, तो वही है यहाँ पे। तो कारण क्या हो गया, इनपुट हो गया, और जो भी चीज हैपन हुई है वो उसका आउटपुट हो गई। तो जो कॉजेज हैं उनको हम इनपुट बोलते हैं और जो इफेक्ट्स हैं उनको हम आउटपुट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, और एक वो जो रिलेशनशिप होती है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बूलियन ग्राफ के थ्रू। किस तरह करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो हम इनपुट और आउटपुट को फाइंड करते हैं, मतलब कॉजेज और इफेक्ट को फाइंड करते हैं। फिर इनपुट और आउटपुट का हम एक ग्राफ बना लेते हैं, और इस ग्राफ से हम क्या बना लेते हैं, एक
डिसीजन टेबल बना लेते हैं और इस डिसीजन टेबल से हम क्या बना लेते हैं, टेस्ट केसेस जनरेट कर लेते हैं। किस तरीके से, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपके पास ये सारे इनपुट्स हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, E1, E2, E3, E4, ये आपके पास आउटपुट्स हैं। अब देखो क्या है, ये ग्राफ आप देख सकते हो, जब मैंने इनपुट 1 दिया, C1 दिया और इनपुट C4 दिया, तब मुझे आउटपुट E1 मिला। जब मैंने इनपुट C2 दिया और मैंने इनपुट C5 दिया, तब मुझे आउटपुट E2 मिला। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सारे कॉम्बिनेशंस देख सकते हो ग्राफ के थ्रू। यहाँ हमने एक टेबल बना लिया जिसको हम डिसीजन टेबल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या है, ये कॉजेज और ये क्या है, इफेक्ट। और यहाँ पर आप देखोगे ये कितने ऑपरेशन है, 1 2 3 4। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया। अब यहाँ हमने सारे कॉजेस लिख लिए, C1 से लेके C6 तक इतने ही कॉजेस है हमारे पास। यहाँ हमने इफेक्ट्स लिख लिए, E1 से लेके E4 तक इतने ही इफेक्ट्स है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो कॉजेस में कैसे होगा, जब मैं इस ऑपरेशन की बात कर रही हूँ तो क्या जा रहा है, यहाँ पे C1 है और C4 है। तो C1 को मैं 1 करूंगी और C4 को 1 करूंगी, बाकी सबको क्या कर दूंगी, 0। फिर सॉरी हाँ, फिर इस तरीके से देखो, फिर C2 के लिए देखेंगे हम। तो जब हमने C2 के लिए देखा तो C2 में देखो कहाँ पे जा रहा है, ये E2 पे जा रहा है। तो C2 को हमने E2 पे क्या कर दिया, 1 कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया, 0। और इसके साथ ही हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, C2 और C4 जो है वो E2 के लिए काम कर रहा है। तो C2 और C4 को सॉरी एक मिनट, C2 और C5, तो C2 और C5 को मैंने 1 कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया, 0। अब थर्ड ऑपरेशन पे आ जाओ, यहाँ पर देखो क्या क्या है, C3 और C5। तो C3 और C5 को 1 करा, बाकी सब क्या हो गया, 0। और इस वाले ऑपरेशन पे आ जाओ तो C3 और C6, C3 और C6 ये क्या हो गए, 1, बाकी सब क्या हो गया, 0। तो इस तरीके से हमने ये मैट्रिक्स बना लिया। अब इफेक्ट्स देखो किस तरीके से आ रहे हैं। तो इफेक्ट्स जब हम देखेंगे हमारे पास E1, E2, E3, E4, तो जो 1 ऑपरेशन है उससे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट E1। तो फर्स्ट ऑपरेशन से हमें क्या मिलता है, E1। फिर सेकेंड ऑपरेशन से हमें क्या मिलता है, E2। तो E2 कहाँ पे मिल रहा है हमें, सेकेंड ऑपरेशन पे। फिर थर्ड ऑपरेशन पे क्या मिल रहा है, E3। तो थर्ड ऑपरेशन पे क्या मिल रहा है हमें, E3। ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। फिर हमें फोर्थ ऑपरेशन से क्या मिल रहा है, E4। तो E4 हमें कहाँ पे मिल रहा है, फोर्थ ऑपरेशन पे। तो ये इस तरीके से हमने ये टेस्ट केसेस फाइंड कर लिए कि ये टेस्ट केसेस के लिए हमको क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि 4 टेस्ट केस होंगे जिनके लिए हमें इनपुट और आउटपुट चेक करने होंगे। तो इस तरीके से कॉज इफेक्ट ग्राफ जो है वो काम करता है। उसके बाद आती है रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग। तो जो भी यूजर ने हमें रिक्वायरमेंट दी है, जो भी SRS में रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए हैं, हम उनकी एक बार वैलिडिटी चेक कर लेते हैं, उनको फोकस कर लेते हैं, क्या वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके साथ साथ आता है हमारे पास कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है कि कई बार रिजल्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट केसेस पे डिपेंड नहीं करते हैं प्रोडक्ट के, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, वो पैरामीटर्स कई बार क्या होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया, तो हमें ये देखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने के बाद भी फंक्शनैलिटी प्रॉपर वे में रन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब वो पैरामीटर्स जो है सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी जिनसे हम चेक कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, लाइक हम प्रोसेसर की बात कर सकते हैं कि अभी हम Pentium 3, 4 या और कोई प्रोसेसर, या फिर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमने कितने यूज कर रहे हैं, आर्किटेक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मशीन की 32 बिट और 64 बिट, बैकएंड कंपोनेंट्स, डेटाबेस, सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास लाइक विंडोज है, लिनक्स है, क्या हम यूज कर रहे हैं। तो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग भी हमको वहां पर करनी चाहिए। तो ये सारे मेथड्स थे जिनके थ्रू हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके के टेस्टिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।